एसिड, उनकी प्रॉपर्टीज़, इसी तरह बेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ और वो कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे सॉल्ट की। सॉल्ट क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी फैमिली होती है, उनको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो आपने एसिड और सॉल्ट की प्रिपरेशन के समय में जाना था कि सॉल्ट किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रिपरेशन मेथड्स को यहाँ देखेंगे और ये भी जानेंगे, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो सॉल्ट सोल्यूशन बनता है उसके पीएच वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें दो पार्ट कंसिस्ट होते हैं, दो पार्ट शामिल होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है उसे हम कैटायन कहते हैं, और सेकंड पार्ट जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है उसे हम एनायन कहते हैं। तो कहने का मतलब है सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें दो पार्ट कंसिस्ट होते हैं, वन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज विच इज़ कॉल्ड कैटायन एंड अदर पार्ट कैरिंग नेगेटिव चार्ज विच इज़ कॉल्ड एनायन। अब हम इसकी कुछ फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कई फैमिली हैं, सोडियम सॉल्ट की फैमिली, पोटेशियम सॉल्ट की फैमिली, अमोनियम सॉल्ट की फैमिली, कैल्शियम सॉल्ट की फैमिली, कॉपर सॉल्ट की फैमिली या मैग्नीशियम सॉल्ट की फैमिली। तो ये क्या है, कई फैमिली हैं और उसके कुछ एग्जांपल हैं। जैसे हमने बात करी कि सोडियम सॉल्ट की फैमिली क्या होगी, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बोलते हैं। इसी तरह पोटेशियम सॉल्ट की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड, KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह अमोनियम सॉल्ट की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे भी हम कई फैमिली बना सकते हैं। इसी तरह कैल्शियम सॉल्ट की फैमिली की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह से कॉपर सॉल्ट की फैमिली की बात करें तो कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम सॉल्ट की फैमिली की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। ये कोई भी एसिड और बेस को आपस में कंबाइन करके हम सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम इनकी कुछ प्रिपरेशन मेथड को देखेंगे। वैसे तो आपने इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हो, जब हमने एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने जाना था कि किस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ जानेंगे। जैसे फर्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चों आप ये जानते हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एसिड HCl ले लिया, बेस NaOH ले लिया, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो NaCl एक सॉल्ट बनेगा जो कि सोडियम सॉल्ट फैमिली को यहाँ पर कैटेगराइज कर रहा है, और वाटर प्रिपेयर होगा। इसी तरह से बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड, अगर कोई भी एक्टिव मेटल है जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है, इसके ऊपर एसिड की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। इसमें हमने सॉल्ट जो एसिड वाला पोर्शन था उसमें पढ़ा था कि ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इसके नियर अगर हम बर्निंग कैंडल लाते हैं तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हम वहाँ पर हमने ये शो किया था कि जो इवॉल्व गैस है वो हाइड्रोजन है। थर्ड है बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन द मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में क्या होते हैं कि कोई भी मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हम ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कैल्शियम का कार्बोनेट लिया है तो वो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया तो वो बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस पर एसिड की रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं, वाटर बनते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ करने पर सॉल्ट बनेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी विद ब्रिस्क एफरवेसेंस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसी तरह से बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन द बेस पर अगर मेटल की रिएक्शन कर दी जाए तब भी सॉल्ट बनते हैं। तो हमने यहाँ पर मेटल ले लिया जिंक और बेस ले लिया NaOH, तो इससे क्या बनेगा सोडियम जिंकेट प्लस H2। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो भी सॉल्ट सोल्यूशन है उसके pH किस तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन का pH हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ तक उसका नॉलेज लेना है कि अगर इस डिफरेंट टाइप्स के एसिड या बेस होंगे तो उनके pH वैल्यू क्या होंगी और उससे कौन सा सब्सटेंस निकलेगा। तो जानते हैं हम इसके बारे में। तो फर्स्ट है
जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। तो उस सॉल्ट का पीएच क्या होगा और उसको हम उस पीएच की क्या नेमिंग होगी कि वो किस टाइप का सोल्यूशन होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जब के कनेक्शन से के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है उसका पीएच हमेशा 7 होता है और उसे हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन कहेंगे। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच हमेशा लेस देन 7 होगा, 7 से हमेशा कम होगा, इसलिए वो एसिडिक सब्सटेंस बनेगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच मोर देन 7 होगा, 7 से ग्रेटर होगा और वो बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। इसी तरह से वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच हमेशा 7 होगा और वो न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा। तो आपने सॉल्ट सोल्यूशन के जो पीएच देखे उसमें आपने देखा कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड या वीक बेस की रिएक्शन होती है तो इन दोनों रिएक्शन से जो सॉल्ट सोल्यूशन बनता है उसका पीएच हमेशा 7 होगा और वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। इसी तरह से आपको कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन में देखना है, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपका जो उसका जो पीएच आएगा सॉल्ट सोल्यूशन का वो हमेशा 7 से कम होगा और वो एसिडिक। इसी तरह से आपको देखना है कि अगर उस सोल्यूशन में कौन सा बेस या एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए उसका पीएच जो होगा सॉल्ट सोल्यूशन का पीएच वो 7 से ग्रेटर होगा, इसलिए वो बेसिक सोल्यूशन होगा। बच्चों हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl कहते हैं और इसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaOH। इसी तरह ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। थर्ड इसके बाद आता है बेकिंग सोडा जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। फोर्थ नेक्स्ट आता है फिफ्थ वॉशिंग सोडा जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ये इनके नेम हैं। इनमें ये जो 10H2 हो ये हाफ H2 है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा होता है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि अटैच होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम इन्हें 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है उसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो घरों में एज ए मेन इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है फॉर फूड मटेरियल, जिसका फार्मूला होता है NaCl। इसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ आवर डाइट। इसे हम आयोडाइज सॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट होता है और आयोडाइड की प्रेजेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थायराइड डिसऑर्डर, क्योंकि ये हमें थायराइड डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करता है। अगर हम इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर बाय एवेपोरेशन। ये एवेपोरेशन मेथड के द्वारा सी वाटर के से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हम इनके कुछ यूजेस की बात करेंगे। जैसा कि पहला यूज़ है कि हमारी डाइट का ये मेन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सेकंड होता है कि इट इज़ यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे कि पिकल्स में या फिर मीट या फ़िश को पैक करने में इसका यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड होता है इन मेकिंग ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप ये देखते होंगे कि घर में आइसक्रीम को जब मार्केट से आइसक्रीम लाते हैं तो उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट को की एक लेयर डाली जाती है जिससे कि वो फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट का यूज़ एज ए आइसक्रीम प्रिपरेशन में भी होता है, बनाने में भी होता है।
फोर्थ, ये रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है फॉर वेरियस केमिकल्स, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब की प्रिपरेशन के लिए, इन सब को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बच्चों, सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉमन नेम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है NaOH, जिसे आपने अभी बेस में पढ़ा था। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की जो मेथड होती है उसे हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। और क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, अब इसे समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। और ब्राइन का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसके साथ साथ क्लोरीन गैस भी ऑब्टेन होती है। इसलिए क्लोरीन और एल्कली बनने के कारण इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब ये किस तरह से बनता है कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, तो NaCl+H2O, ये क्या बन गया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हमने ब्राइन कहा। इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, यहाँ पर क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो ये एल्कली, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन को बनाएगा। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉजिटिव होने के कारण कैथोड की ओर मूव कर जाएगी, और जो क्लोरीन गैस है वो नेगेटिव होने के कारण एनोड की ओर मूव कर जाएगी। तो अब हम इनके यूजेस की बात करेंगे। अगर हम हाइड्रोजन के यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ होता है फॉर मेकिंग ऑफ पेस्टिसाइड बाय मेकिंग ऑफ अमोनिया को प्रिपरेशन करने में इसका यूज़ होता है, जिससे कि आगे ये फर्टिलाइज़र को बनाया जा सके। इसी तरह सेकंड इसका यूज़, जो कि बहुत ही कॉमन है, आपने पढ़ा भी था, कि द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। नंबर थर्ड होता है कि अगर लिक्विड हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो उससे जो मिक्सचर बनता है वो एज ए रॉकेट फ्यूल एक्ट करता है। अब हम बात करेंगे क्लोरीन के यूजेस की। तो क्लोरीन का फर्स्ट यूज़ होता है कि क्लोरोफॉर्म और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। नंबर सेकंड होता है इन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, एज ए कूलेंट। नंबर थर्ड होता है इन मेकिंग ऑफ पेस्टिसाइड को बनाने के लिए। एंड इन PVC का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ जो शू के सोल होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला यूज़ होता है फॉर मेकिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स और सोप को बनाने के लिए। नंबर सेकंड पेपर, डाई एंड रेयॉन इंडस्ट्री में। रेयॉन इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड होता है एज ए लेबोरेटरी रीजेंट, ये एज ए इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रीजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नंबर फोर होता है इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इसका यूज़ पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी किया जाता है। बच्चों, हम थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करेंगे, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये एक येलोइश वाइट पाउडर होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, तो ये ब्लीचिंग पाउडर इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ये ड्राई स्लेक्ट लाइम है, जिसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसके ऊपर जब क्लोरीन गैस पास की जाती है तो एक येलोइश वाइट पाउडर बनता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसके साथ साथ वाटर भी बनता है। तो इस तरह से हम ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब हम इनके कुछ यूजेस की बात करेंगे। तो उसका जो मोस्ट कॉमनली यूज़ है वो है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है कॉटन को ब्लीच करने के लिए। वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। इसी तरह से फॉर डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, कहने का मतलब है कि वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वेरियस केमिकल इंडस्ट्री, कई केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। एंड इन मेकिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि बायोलॉजी लैब में बहुत ही यूज़ किया जाता है। पहले यूज़ किया जाता था बट अभी भी इसको रखते हैं एज ए। बच्चों, हम फोर्थ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की बात करेंगे,
जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा, और इसका फार्मूला होता है NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये इसमें कौन कौन से यूजेस होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। तो बेकिंग सोडा इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मतलब एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं। इसके ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है एंड सैचुरेटेड विद अमोनिया, और उसे फिर अमोनिया से सैचुरेट किया जाता है, तो क्या फॉर्म हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है, जो कि लेस सॉल्युबल होने के कारण ईजिली फिल्टर्ड ऑफ कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बना सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। स्टेबल इन सेकंड होता है कि स्टेबल इन एयर, अगर हम एयर में रख देते हैं तो वो स्टेबल रहता है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। नंबर थर्ड, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, आंशिक फॉर्म में ये सॉल्युबल होता है, घुलता तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलता है। अगर हम इसकी हीटिंग की बात करें तो अगर इसको हीट देते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, वाटर बनाता है। सोडियम कार्बोनेट यहाँ सॉल्ट है, वाटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी घरों में केक या ब्रेड बनाई जाती है तो उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि बेकिंग सोडा डालने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, जिसके कारण जो बैटर होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, और उसमें वो हाईली पोरस हो जाता है, जिसके कारण उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम हीट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। इसी तरह से अगर हम एसिड के साथ इसकी रिएक्शन की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा में जब सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड HCl को डालते हैं तब भी क्या होता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइट को कट ऑफ कर देती है, जैसे कि कोई फायर कहीं लग जाती है तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में लेबोरेटरी या फिर हॉस्पिटल में आप जाते हो तो एक रेड कलर का जो है सिलेंडर रखा होता है, जिसे हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। उसमें भी यही प्रोसेस होती है कि उसमें एक बिग कंटेनर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है, जिसमें एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड रखा रहता है। जैसे ही हम उसके सिलेंडर को प्रेस करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, जो कि लाइट को कट ऑफ कर देती है और फायर बुझ जाती है। तो अब इसके यूजेस की बात करें तो इसका पहला यूज़ होता है इन एंटाएसिड, और आपको पता है कि एंटाएसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आप लोगों ने जब चैप्टर में पढ़ा था कि जब pH के रोल पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर एंट बीज होती हैं वो हमारे स्किन पर या कहीं पर स्किन के ऊपर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती हैं, जिससे उस एरिया में, स्टंग एरिया में पेन और इरिटेशन होने लगती है। तो अगर हमें उस एरिया को रिलीफ करना है, पेन से रिलीफ करना है, तो हम उसके ऊपर अगर कोई माइल्ड बेस लगा देते हैं, जैसे बेकिंग सोडा डाल देते हैं, तो वी गेट रिलीफ, हमें रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है वो किस तरह से यूज़ हो रहा है, एज ए एंटासिड। नंबर सेकंड है फॉर मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है। अगर बेकिंग सोडा में अगर हम कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड मिक्स कर देते हैं तो उससे जो मिक्सचर बनता है उसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। और इस बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं या फिर वाटर में मिक्स करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है अलॉन्ग विद वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इसके साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, वाटर और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है, जो कि बैटर को, केक या ब्रेड के बैटर को हाईली पोरस बना देती है, उसे सॉफ्ट और स्पंजी बना देती है।
इसका थर्ड यूज़ होता है इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। बच्चों, हम फिफ्थ अपने इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा और इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2। यहाँ पर बच्चों ये जो 10H2 है इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की एक फार्मूला यूनिट में जितने फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं वो उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। जैसे कि वॉशिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मॉलिक्यूल अटैच हैं, तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10। इसी तरह से आप देख रहे हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कि एक सॉल्ट के एक फार्मूला यूनिट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं? हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं। इसी तरह से और एग्जांपल की बात करें तो कॉपर सल्फेट के एक फार्मूला यूनिट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच रहते हैं, इसलिए उसका फार्मूला CuSO4.5H2O लिखा रहता है। कभी भी अगर आप कहीं देखें तो आप देखोगे, किसी भी बुक में आप देखोगे तो वहाँ पर कॉपर सल्फेट .5H2 लिखा रहता है। तो क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वो उसके फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उसके एक फार्मूला यूनिट के साथ अटैच हैं। तो अब ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा होता है, ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एक होता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो क्यों बोला? क्योंकि इस यूनिट के साथ, इस फार्मूले के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक ही मॉलिक्यूल अटैच है, इसलिए उसे मोनो कहते हैं। अगर दो अटैच होते हैं तो उसे डाई कहते हैं। अगर हाफ अटैच होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हेमी बोलते हैं। तो यहाँ पर दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट है। नंबर 1 है सोडियम कार्बोनेट .H2O, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इसी तरह से जो सेकंड फॉर्म है उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब इसे एनहाइड्रस का यहाँ मतलब क्या है कि इट हैज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कोई भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल कोई भी अटैच नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और इसका हम जो शॉर्ट नेम बोलते हैं, मींस कॉमन नेम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सोडा ऐश। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज सोडा ऐश, तो आप बताओगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड सोडा ऐश। वाई इट इज सो कॉल्ड? इसे ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसको मैन्युफैक्चर करने की मेथड को बारे में जानते हैं। तो वॉशिंग सोडा इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने इसे मैन्युफैक्चर किया था, तो उन्हीं के नेम पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। तो इसको बनाने के लिए उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल बताए थे और उसको कुछ स्टेप्स में फॉलो किया था। तो पहला रॉ मटेरियल है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं या मार्बल भी बोलते हैं। दूसरा उनका रॉ मटेरियल उन्होंने यूज़ किया था वो था सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। कहने का मतलब है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। और थर्ड है अमोनिया गैस। इन्होंने इसे 4 स्टेप्स में डिवाइड किया। पहले स्टेप में इन्होंने बताया कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है अलॉन्ग विथ कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरे उसमें स्टेप में इन्होंने बताया कि जब इस सोडियम क्लोराइड, ये जो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन था जिसे हम ब्राइन कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन यहाँ तक हो गया ब्राइन। इस पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई इसको इसके ऊपर पास करते हैं एंड सैचुरेट विद अमोनिया, और अमोनिया के साथ सैचुरेट किया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीन्स बेकिंग सोडा बनता है। अब इस बेकिंग सोडा को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, ये फिर से कहाँ पर यूज़ हो जाएगी? अपने फर्स्ट स्टेप में यूज़ हो जाएगी। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अटैच करते हैं, ऐड करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। बच्चों, हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो वॉशिंग सोडा होता है वो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है।
सेकंड होता है कि अगर हम इसे एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये क्या करता है कि एयर में एक्सपोज करने पर 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ करके निकाल कर क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाता है, जो कि एक वाइट पाउडर होता है। इसी तरह से अगर जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर ये क्या करता है, अपने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ करके एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ये दोनों रिएक्शन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एयर में अगर एक्सपोज करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनेगा, मीन्स 9 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर हो जाएंगे, और हीट करने पर उसके सारे मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। यहाँ पर एयर में एक्सपोज करने पर ये जो वाइट पाउडर बन रहा है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का, इस प्रोसेस को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। एफ्लोरेसेंस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट में से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वाटर में वो एल्केलाइन होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो है इसकी मेन प्रॉपर्टी होती हैं। अब हम इनके यूजेस की बात करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आपने इसको डेली लाइफ में यूज़ ही करते हो वॉशिंग सोडा को, कि ये एज ए क्लीनिंग एजेंट कपड़े धोने के काम आता है, तो इनके क्या क्या यूज़ हैं उसको भी जानते हैं। तो पहला यूज़ होता है इन लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग पर्पज़ एंड क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। डोमेस्टिक पर्पज़ में हम कपड़ों को क्लीन करने के लिए, लॉन्ड्री में वॉशिंग पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नंबर सेकंड कि परमानेंट हार्डनेस, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। वैसे तो बच्चों हार्डनेस 2 टाइप की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और दूसरी परमानेंट हार्डनेस होती है, जिसके बारे में आप हर क्लास में डिटेल में स्टडी करोगे। अभी आप सिर्फ इतना समझोगे कि जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। इसी तरह इन मेकिंग ऑफ ग्लास, सोप, पेपर और ग्लास को भी बनाने में इसका यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल एंड एज अ लेबोरेटरी रिजेंट। ये एक लेबोरेटरी रिजेंट है जो कि लैब में बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। एनेस्थेसिया। बच्चों हम लास्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड यानी कि 6 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेरिस में जो है इसे खोजा गया था, इसलिए वहाँ के उस नेम के अनुसार इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिसे जो है इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम CaSO4.12H2O लिखते हैं। इसमें हेमीहाइड्रेट इसलिए लिखा गया है क्योंकि ½ होने के कारण ये हेमीहाइड्रेट है, और इसमें जो ½ अटैच है उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। पिछले टॉपिक में आपने समझा था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच इज़ अटैच्ड इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के 1 फार्मूला यूनिट में जितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं वो उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हैं? ½ अब इसको हम मैन्युफैक्चर्ड कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड या अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो 373 केल्विन होता है। इस पर जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? POP मीन्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है, उससे हम आगे का टेम्परेचर नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे का टेम्परेचर, उससे अबव का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक डेड बर्न प्लास्टर बना लेगा जो कि वाटर के साथ सेट नहीं होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एक वाइट पाउडर होता है। अगर हम इसे वाटर में मिक्स करते हैं तो ये एक हार्ड मास मीन जिप्सम में सेट हो जाता है। इसलिए इसको हम ये वाली इक्वेशन फिर से यहाँ आ जाती है CaSO4.12H2O
प्लस 3/2H2O गिव CaSO4.2H2O। अब ये कैसे आया 1/2 प्लस 3/2, तो यहाँ से 2 क्या हो गया, एलसीएम लिया तो 1 + 3 = 4/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल आ गए, 2 मॉलिक्यूल आ गए। इस तरह से वहाँ पे 2H2O आया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही क्यों रखा जाता है? एक्चुअली उसका रीज़न भी यही है कि अगर ये वाटर के में मिक्स किया जाएगा तो ये हार्ड मास बना लेगा, जिप्सम बना लेगा, जिससे कि पीओपी की प्रॉपर्टी जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। इसके लिए आप ये रिएक्शन लिखोगे और इसका आंसर लिखोगे। अब हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका पहला यूज़ होता है फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। जब भी कोई बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो उसको सेट करके वहाँ पर पीओपी लगा दिया जाता है, जिससे बोन्स जो होती हैं वो सेट हो जाती हैं। सेकंड होता है इन मेकिंग टॉयज एंड कास्ट फॉर स्टैचूज़। कोई भी स्टैचूज़ या मूर्ति को बनाया जाता है तो उसका जो कास्ट होती है, उसका जो आउटर पार्ट होता है, उसको बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड इसका यूजेस है इन मेकिंग डेकोरेटिव डिज़ाइन ऑन सीलिंग्स एंड पिलर्स। आप देखते होंगे कि जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वहाँ पर पिलर्स और सीलिंग्स के ऊपर कुछ डेकोरेटिव डिज़ाइन बने होते हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो मेकिंग चॉक्स, जो स्कूल में चॉक का यूज़ किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही बनी होती हैं। इसी तरह लेबोरेटरी में एपरेटस को एयर टाइट बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है।